नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम महात्मा गांधी की एक बहुत ही अहम किताब हिंद स्वराज के शुरुआती पन्नों को खंगालने वाले हैं। ये 1909 में लिखी गई थी। हमारे पास इसके पहले 2 अध्याय हैं और आज हमारा मिशन ये समझना है कि भारत की आज़ादी की लड़ाई की जो शुरुआती कह सकते हैं कि शांत लहर थी, वो अचानक एक बड़े बेचैन तूफान में कैसे बदल गई। तो जरा सोचिए उस दौर के बारे में। एक तरफ है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसे उस वक्त के कई युवा क्रांतिकारी कमजोर कह रहे थे, यहां तक कि भिखारियों की संस्था की। और दूसरी तरफ एक ऐसी घटना होती है जो मानो पूरे देश को एक गहरी नींद से जगा देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या कांग्रेस की नीतियां सच में भीख मांगने जैसी थीं या फिर हम कहानी का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे हैं। चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। एक डायलॉग, एक तरफ है पाठक जो एक बेचैन क्रांतिकारी सोच वाला नौजवान है और दूसरी तरफ है संपादक जो खुद गांधी जी की आवाज है। तो ये एक तरह से 2 पीढ़ियों की सोच का टकराव है और पहला अध्याय इसी पर है कि कांग्रेस की असली भूमिका क्या थी और दादा भाई नौरोजी जैसे नेताओं का क्या योगदान था, जिन्हें गांधी जी बड़े सम्मान से राष्ट्र के पितामह कहते हैं। और यहीं पर पाठक का जो गुस्सा है ना, वो मुझे बहुत असली लगता है। वो कहता है कि दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे बड़े नेता सिर्फ अर्जियां लिखते हैं, अंग्रेजों की तारीफें करते हैं। उसकी नजर में ये तो गुलामी की मानसिकता है और सच कहूं तो आज के दौर से देखने पर उसका गुस्सा थोड़ा जायज भी लगता है। सिर्फ चिट्ठियां लिखने से आजादी कैसे मिल सकती थी भला? आपका सवाल ही इस पूरी बहस का केंद्र है। और देखिए, गांधी जी संपादक के तौर पर पाठक के गुस्से को खारिज नहीं करते, वो उसे डांट नहीं रहे हैं, वो बस एक अलग नजरिया पेश करते हैं। उनका सबसे बड़ा तर्क है नींव का पत्थर वाला। वो कहते हैं कि आज अगर हम एक राष्ट्र होने की बात भी कर पा रहे हैं तो इसका श्रेय कांग्रेस को जाता है। 1885 से पहले हिंदुस्तान तो मतलब अलग अलग रियासतों और प्रांतों का एक समूह था। कांग्रेस ने ही पहली बार बंगाल, मद्रास, पंजाब के लोगों को एक साथ एक मंच पर लाकर यह एहसास दिलाया कि भाई हमारी समस्याएं एक हैं, हमारा भविष्य एक है। लेकिन नींव का पत्थर वाली बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट सी लगती है। मतलब जो दिखता है वो तो इमारत होती है, नींव तो जमीन के नीचे दबी रहती है। गांधी जी इस बात को कैसे समझाते हैं कि सिर्फ अर्जियां लिखने वाले लोग असल में राष्ट्र बना रहे थे? ये मानना थोड़ा मुश्किल है। बहुत अच्छा सवाल है और यहीं पर गांधी जी अपना सबसे दमदार उदाहरण पेश करते हैं, दादा का उदाहरण। हाँ। वो पाठक से पूछते हैं, अगर एक बच्चा बड़ा होकर तेजी से दौड़ने लगे तो क्या उसे अपने उस बूढ़े दादा को नीचा दिखाना चाहिए जिन्होंने उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाया था? वो कहते हैं कि कांग्रेस वो दादा है और आज के क्रांतिकारी वो बच्चे हैं। अच्छा। बच्चे की ऊर्जा जरूरी है, रफ्तार भी जरूरी है, लेकिन उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि दौड़ने की काबिलियत उसे उसी दादा की वजह से मिली है जिसकी रफ्तार आज शायद धीमी पड़ गई है। तो ये तर्क सम्मान का है, कृतज्ञता का है। मतलब गांधी ये नहीं कह रहे कि कांग्रेस की नीतियां एकदम सही थीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि उनके योगदान को इस तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और वो सिर्फ कोई भावुक बात नहीं कर रही हैं, वो तथ्य भी दे रहे हैं। वो दादा भाई नौरोजी का उदाहरण देते हैं, जिन्हें वो भारत के दादा कहते हैं। नौरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आंकड़ों के साथ, रिसर्च के साथ ब्रिटिश संसद में ये साबित किया कि अंग्रेजों की नीतियां भारत को लूट रही हैं। उनकी ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के लिए लगा दी, तो सिर्फ इसलिए कि उनका तरीका अर्जियां देने का था, हम उनके उस जबरदस्त बौद्धिक योगदान को कैसे नकार सकते? तो गांधी असल में ये कह रहे हैं कि क्रांति के लिए जो अधीरता होती है ना, इम्पेशंस, वो सबसे बड़ा दुश्मन है, भले ही आपका गुस्सा जायज क्यों ना हो। उनका तर्क है कि जो लोग क्रांति की पहली चिंगारी जलाते हैं, उन्हें उन लोगों का सम्मान करना चाहिए जिन्होंने उस चिंगारी के लिए मतलब दशकों तक सूखी लकड़ी इकट्ठा की थी। बिल्कुल। भले ही वो लकड़ी इकट्ठा करने का तरीका कितना भी धीमा क्यों ना हो। आपने इसे एकदम सही पकड़ा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आज हम 2000 के दशक की पुरानी वेबसाइट्स को देख के हंसते हैं कि अरे ये कितनी धीमी और भद्दी थी, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि उन्हीं ने तो इंटरनेट को आम लोगों तक पहुंचाने की नींव रखी थी। तो पहले अध्याय का सार यही है, कृतज्ञता और धैर्य। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो एक तरफ ये दादा वाली कांग्रेस है जो धैर्य से नींव रख रही है, एक शांत समंदर में अपना जहाज चला रही है, लेकिन फिर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। देश में अचानक इतना उबाल, इतना गुस्सा और स्वराज का नारा, ये सब कहां से आ गया?
यहाँ से दूसरे अध्याय की कहानी शुरू होती है ना? हाँ, और यही पाठक का वो सवाल आता है जो हम सबके मन में है। वो पूछता है, ये स्वराज की मांग अचानक कहाँ से पैदा हो गई? पहले तो सब शांत था। और गांधी जी का जवाब एक लाइन में है, बंगाल का विभाजन। 1905 में उस वक्त के वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल को 2 हिस्सों में बांटने का फैसला किया। कागज पर तो ये एक प्रशासनिक फैसला था, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन, लेकिन असल में ये बांटो और राज करो की नीति का एक बहुत बड़ा हथियार था। पर यह बात थोड़ी अजीब है। एक प्रशासनिक फैसले से, एक राज्य को बांटने से पूरे देश में आग कैसे लग सकती है? अंग्रेज तो पहले भी बहुत कुछ कर रहे थे, ऐसे कई फैसले ले रहे थे जो भारतीयों के खिलाफ थे। इस बार ऐसा क्या अलग था? इस बार चोट प्रशासन पर नहीं, लोगों की पहचान पर, उनके दिल पर गी गई थी। कर्जन ने सोचा था कि बंगाल, जो उस वक्त राष्ट्रवादी चेतना का गढ़ था, उसे धर्म और भाषा के आधार पर तोड़ देंगे तो ये आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। गांधी जी के शब्दों में, जिसे हमने दर्द समझा वही हमारे लिए दवा बन गया। वाह, इस विभाजन के गुस्से ने सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों को यह एहसास दिलाया कि अंग्रेजों का असली इरादा क्या है। तो ये एक तरह का वेकअप कॉल था। ये एक वेकअप कॉल से कहीं ज्यादा था। देखिए, इस एक घटना ने 3 बड़ी चीजों को जन्म दिया जो पहले कभी नहीं हुई थी। अच्छा। पहला, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। लोगों ने बड़े पैमाने पर विदेशी कपड़ों का, चीनी, नमक, इन सब का बहिष्कार करना शुरू कर दिया। दूसरा, वंदे मातरम का नारा वो गलियों में गूंजने लगा। वो सिर्फ एक गीत नहीं रहा, वो राष्ट्रीय एकता का प्रतीक बन गया। और तीसरा, और शायद सबसे जरूरी, आम आदमी, छात्र, महिलाएं, दुकानदार, जो अब तक राजनीति को सिर्फ पढ़े लिखे लोगों का काम समझते थे, वो पहली बार सड़कों पर उतरे, जिसे गांधी पब्लिक स्पिरिट यानी जन चेतना का जन्म कहते हैं। तो गांधी जी ने वो जो जहाज वाला उदाहरण दिया था, वो यहाँ कैसे फिट होता है? हाँ, वो कहते हैं कि कांग्रेस का जहाज पहले से ही समंदर में था, लेकिन वो एक शांत समंदर में चल रहा था। बंगाल विभाजन के बाद उस शांत समंदर में जबरदस्त तूफान आ गया। अब जहाज को तेज लहरों का सामना करना था। इस हलचल ने सब कुछ बदल दिया। सोच में एक बुनियादी फर्क आया। क्या फर्क? बंगभंग से पहले भारतीय नेता अंग्रेजों को अर्जी देते थे, पिटिशन करते थे, लेकिन इस घटना के बाद लोग मांग करने लगे, डिमांड करने लगे। उन्हें समझ आ गया कि सिर्फ गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं होगा, अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। मुझे एक बात थोड़ी उलझा रही है। अगर नरम दल वाले इतनी अच्छी नींव रख रहे थे और बंगभंग से देश जाग भी गया था, तो फिर गरम दल वालों का उनसे अलग होना या आंदोलन के लिए अच्छा कैसे हो सकता था? मेरा मतलब है 1907 में जो कांग्रेस का सूरत में विभाजन हुआ, वो तो एकता को तोड़ने जैसा था ना। गांधी से सही कैसे ठहरा सकते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है, और पहली नजर में किसी भी आंदोलन का टूटना एक हार ही लगता है। लेकिन गांधी का नजरिया यहाँ भी अलग है। वो मानती है कि ये बिखराव भी जरूरी था। बंग भंग से जो नई आक्रामक ऊर्जा देश में पैदा हुई थी ना, वो कांग्रेस के पुराने अर्जी वाले तरीकों में फिट नहीं हो रही थी। सूरत का विभाजन उस ऊर्जा के लिए एक सेफ्टी वॉल्व की तरह था। उसने गरम दल को अपने तरीके से काम करने की आजादी दी और नरम दल को अपने तरीके से। तो ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी स्टार्टअप में होता है। शुरुआत में कुछ लोग मिलकर सब कुछ करते हैं, लेकिन जब कंपनी तेजी से बड़ी होती है तो अलग अलग सोच वाले लोगों के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाने पड़ते हैं। कभी कभी तो लोग अपनी नई कंपनी भी शुरू कर देते हैं। तो शायद गांधी इसे एक तरह की ग्रोथ के तौर पर देख रहे थे, बिखराव के तौर पर नहीं। खड़ी करने की कोशिश की, तरीके अलग थे पर मंजिल एक ही थी। इसलिए कुल मिलाकर बंगाल का विभाजन अंग्रेजों की एक बहुत बड़ी गलती थी, जो हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, मतलब एक छिपा हुआ वरदान साबित हुई। उनके लिए ये बस नक्शे पर एक लकीर खींचना था, पर भारतीयों के लिए ये अस्मिता पर हमला था, और उसी हमले ने आज़ादी की लड़ाई की नींव को असल में सीमेंट से भर दिया। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, हमने देखा कि कैसे एक राष्ट्र की नींव रखने के लिए दादा भाई नौरोजी जैसे धैर्यवान दादाओं की जरूरत होती है, जो दशकों तक चुपचाप बिना किसी सराहना के अपना काम करते हैं। और फिर कैसे कभी कभी बंगाल विभाजन जैसा एक बड़ा संकट, एक बड़ी चोट उस राष्ट्र को जगाने के लिए दवा का काम करती है। तो इसका कुल मतलब क्या है? शायद यही कि किसी भी बड़े बदलाव के लिए 2 तरह की ऊर्जा चाहिए होती है, एक धीमी, स्थिर और गहरी,
और दूसरी तेज, बेचैन और तूफानी। गांधी का तर्क यही है कि एक के बिना दूसरी अधूरी है। नींव के बिना इमारत हवा में टिक नहीं सकती और एक झटके के बिना सोई हुई कौम जाग नहीं सकती। और मैं श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ना चाहूंगी। गांधी का जो मूल तर्क था कि बिना नींव के कोई नई इमारत खड़ी नहीं हो सकती, आज के दौर में जब हम हर चीज में तुरंत बदलाव चाहते हैं, सोशल मीडिया के ज़माने में जब सब कुछ पल भर में वायरल होता है और फिर भुला दिया जाता है, तो क्या हम अक्सर उन लोगों या उन विचारों को नज़रअंदाज कर देते हैं जिन्होंने उस बदलाव की ज़मीन तैयार की? क्या हम जल्दबाजी में, नतीजों की चाह में अपने दादाओं के योगदान को भूल जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना ज़रूरी है।